नमस्ते दोस्तों, आइए कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर पढ़ते हैं। कुंवर नारायण बहुत ही प्रसिद्ध और अनेक पुरस्कार प्राप्त कवि है। उन्होंने जो कविता संग्रह लिखे हैं उन्हीं में से एक कविता है बात सीधी थी पर। ठीक है, आइए इस कविता को हम ध्यान से पढ़ते हैं, जो कुंवर नारायण की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है और कोई दूसरा नहीं कविता संग्रह से ली गई है। देखिए, बहुत ही सीधी सादी ये रचना है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गंभीर है और बहुत गहराई से इन्होंने मनुष्य के जीवन की महत्वपूर्ण बात कही है। प्रत्येक इंसान अगर शब्द का चयन ठीक से नहीं करे तो न तो वह कविता बना पाएगा और न ही वह अपनी बात को सही तरीके से कह पाएगा। इसलिए जिस बात के लिए जो शब्द सरल सहज होते हैं उन्हीं को कहना चाहिए, उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि आपकी बात सामने वाले तक प्रभावशाली ढंग से पहुंच जाए। ऐसा नहीं होने पर क्या होता है, देखिए, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। क्या मतलब है इसका? कि बात को कहना बड़ा सरल था, सहज था, लेकिन एक बार क्या हुआ कि उस बात को सरल सहज शब्दों में प्रकट करने के बजाय भाषा के अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया। अपनी बात को और प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए भाषा के शब्दों का चयन इस प्रकार किया गया कि उन शब्दों के माध्यम से जब भाषा को कहा तो जो कथ्य था, जो कहना चाहते थे, वो कह नहीं पाए, वो पहुंच नहीं पाया। मतलब हमारी बात, हमारा कथ्य सामने वाले तक नहीं पहुंचा और हमारी बात जरा टेढ़ी फंस गई। जरा टेढ़ी फंस गई मतलब हमारी बात प्रकट नहीं हो पाई सरल शब्दों में। ठीक है, अब उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। देखिए, जब आपने अपनी बात को सीधे सरल ढंग से नहीं कह करके साहित्यिक शब्दों का प्रयोग किया या ऐसी शब्दों का प्रयोग किया जो आपकी बातों के कहने के लिए उचित नहीं थे, तो आप जो भाषा के चक्कर में पड़ गए तो बात आपकी टेढ़ी हो गई और सामने वाले तक वो बात पहुंची नहीं। आपने तो अपनी बात कह दी और आप अपनी बात को समझा रहे हैं, और लेकिन आप चाहते थे कि आपकी बात जो टेढ़ी फंस गई है, आप उस बात को फिर से सीधा करके और सही तरीके से प्रभावशाली ढंग से आप सुनने वाले तक पहुंचा दे। आप जिससे कहना चाह रहे हैं उस बात तक, उस व्यक्ति तक आपकी बात पहुंच जाए। तो वापस से आपने अपनी उस बात को प्राप्त करने का प्रयास किया। थोड़ा और आपने भाषा के शब्दों को दूसरा अन्य भाषा मतलब अर्थात अन्य शब्दों का चयन करके आपने भाषा को उलट पलट दिया, थोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। यानी आपने प्रयास किया कि एक शब्द की जगह दूसरा, दूसरे की जगह तीसरा, इस प्रकार शब्दों के फेर में पड़ गए और जो सहज सरल शब्द थे वो छूट गए। तो शब्द बदल बदल कर प्रयोग करने की वजह से आपकी बात स्पष्ट नहीं हो पाई। मतलब आप जो कहना चाहते थे उस कथ्य में और आपने जो शब्दों का प्रयोग किया, उन दोनों में कोई मेल नहीं रहा। इसलिए आपकी बात आपके शब्दों के फेर में घूमने लगी और आप चाहते थे या तो बात स्पष्ट हो जाए, आप जो शब्द बोल रहे हो उसमें और जो कहना चाह रहे हैं उसमें सामंजस्य बैठ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर आपने सोचा है कि किसी भी तरह से हमारी बात जो है उस भाषा के चक्कर में जो पड़ गई है तो उससे बाहर आ जाए।
लेकिन इससे भाषा के साथ और भी गड़बड़ हो गई। भाषा और बात में कोई सामंजस्य नहीं रहा। मतलब आप जो कहना चाहते थे उस भाव में और आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया उन दोनों में कोई तालमेल नहीं रहा, कोई सामंजस्य नहीं रहा। इसलिए आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया कि अपने विद्वता जमाने के लिए, तो क्या हुआ, बात और भी पेचीदा होती चली गई। आपका कथन आप भाषा के चक्कर में और उलझता चला गया और आप अपनी बात को स्पष्ट ही नहीं कर पाए। जो सोचकर आपने भाषा के शब्दों का चयन किया था वो शब्द वहीं के वहीं रह गए और उन शब्दों में आपका कथन उलझ गया, विलुप्त हो गया। सामने वाले तक आप अपने भाव प्रकट ही नहीं कर पाए। अब इस मुश्किल को समझना चाहिए था बड़े धैर्य के साथ में, है ना। यहाँ एक उदाहरण दिया है, एक बिंब का सहारा लिया है कवि ने। देखो बहुत बढ़िया उदाहरण है और बहुत साधारण है, आपको दिखाई दे रहा है। ये पेंच है, पेंच। पेंच मतलब स्क्रू, आप जानते हैं ना। कोई स्क्रू जो है उसको आप ठोक नहीं सकते। क्यों नहीं ठोक सकते? क्योंकि ठोका कील को जाता है, स्क्रू को नहीं। स्क्रू को जहां कसा जाता है तो स्क्रू में जो थ्रेड्स होते हैं उसके अनुसार स्क्रू अपनी जगह पर ठीक से बैठता है। ठीक वैसे ही आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो शब्द किसी न किसी अर्थ विशेष को प्रकट करते हैं। इसलिए जिस उद्देश्य और जिस भाव को आप प्रकट करना चाहते हैं उस भाव के अनुकूल ही, उस विचार के अनुकूल ही शब्दों का प्रयोग करेंगे तो जैसे स्क्रू कसा जा सकता है वैसे ही आपकी बात को ठीक से समझाया जा सकेगा। लेकिन अगर अब क्या हुआ कि आप भाषा के चक्कर में पड़ गए, यानी आपने उल्टा सीधा उस स्क्रू को दीवार में कसने की कोशिश की, लेकिन आपका स्क्रू टेढ़ा मेढ़ा हो गया। आपने ठीक से ध्यान नहीं रखा कि स्क्रू के जो थ्रेड्स होते हैं उसके हिसाब से उसको चलाना चाहिए था। लेकिन अब आपका स्क्रू फंस गया तो आपके पास क्या था? आपके पास एक ही रास्ता था कि अपनी धाक जमाने के चक्कर में कि मैं गलत नहीं हूं, मैं तो सही हूं, और दूसरे लोग देख करके कहें कि बहुत बढ़िया स्क्रू बैठ गया, इसलिए आपने हथौड़े से उस स्क्रू को ठोक दिया। तो क्या हुआ? स्क्रू तो दीवार में चला गया, देखने में लग रहा है कि बहुत बढ़िया फिट हो गया, लेकिन अंदर से उसकी चूड़ियां मर गई, वो प्रभावहीन हो गया। इसलिए वो घूमने लगा उसी दीवार में, और ये घूमने लगा ये बात बाकी लोगों को पता नहीं है। लेकिन आपने हथौड़े से ठोक दिया तो लोग ये समझ रहे हैं कि आपने अपनी बात को बड़ा अच्छे से जमा दिया, बहुत अच्छा भाषण दिया, तो लोग आपको शाबाशी और वाह कहने लगे। लेकिन आप अपनी ही नजरों में गिर गए, क्योंकि आप जानते थे कि आपकी बात सामने वाले तक पहुंची या नहीं पहुंची। अर्थात शाबाशी देना और ताली बजा देना इस बात का प्रमाण बिल्कुल भी नहीं है कि आपने अपनी बात को अच्छे तरह से सामने वालों को समझा दिया। देखिए अब इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से समझिए कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। यहाँ कवि कह रहा है कि जिस तरह पेंच अगर भाषा का बात का ठीक से नहीं कस रहा था तो उस पेंच को वापस से निकालकर थ्रेड के अनुसार ठीक से कसना चाहिए था, निकाल लेना चाहिए था, चाहे लोग कुछ भी कहे। लेकिन चूंकि लोग तालियां बजा रहे थे, शाबाशी दे रहे थे, इसलिए मैंने उस पेंच को बजाय ठीक से कसने के उसे उसी जगह ठोक दिया। ठोक दिया तो क्या हुआ? जोर जबरदस्ती करने से पेंच के साथ उसकी जो चूड़ियां थी वो घिस गई, अर्थात वो चूड़ियां नष्ट हो गई, मर गई। तो फिर क्या हुआ कि उसमें वो प्रभाव नहीं रहा उस पेंच के स्क्रू में जो होना चाहिए। तो यही बात भाषा के लिए है कि आपने अपनी भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग किया उन शब्दों को वापस लेते हुए सरल से सरल शब्द जो आपके बात और भाव के अनुकूल बैठते थे उसको कहना चाहिए था, वही शब्द प्रयोग करना चाहिए था। लेकिन वह न करते हुए आपने और अन्य शब्दों को प्रयोग इस प्रकार किया कि लोगों ने तो तालियां बजाई लेकिन आपकी बात में वो प्रभाव नहीं हुआ। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ियां मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी।
तो आपने पेज को ठोकने की तरह अपनी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया कि जिससे आपकी बात बिल्कुल प्रभावहीन हो गई, चाहे लोग तालियां बजा रहे हो, और भाषा के चक्कर में आपकी बात सामने वाले तक स्पष्ट नहीं हो पाई। आपकी भाव की अभिव्यक्ति, आपकी विचारों की अभिव्यक्ति जो है बेकार हो गई, प्रभावहीन हो गई। तो फिर आपने क्या किया, जैसे पेज को ठोक दिया हो कील की तरह, वैसे ही आपने अपनी बात को वहीं पर समाप्त कर दिया। अब कितनी बढ़िया बात है कि देखने में तो स्क्रू ऊपर से ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन अंदर से तो वो एक तरह से स्लिप मार रहा था, उसमें किसी प्रकार का कसाव नहीं था, ताकत नहीं थी, प्रभाव नहीं था। इसलिए ऊपर से ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन अंदर से कोई प्रभाव नहीं था आपकी बात में। लोगों को लग रहा था कि आप बहुत बढ़िया भाषण देना जानते हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपकी बात में भाव और विचारों के अनुकूल कोई दम नहीं था। तब क्या हुआ, ऐसा लगा जैसे एक शरारती बच्चा पकड़ में नहीं आता है ना खेलते समय, ठीक वैसे ही वो बात शरारती बच्चे की तरह आपके साथ खेल रही हो, और आपको पसीना पसीना आ रहा हो। जब आप अपनी बात को ठीक से समझा नहीं पाते हैं ना, और भाषणबाजी करते रहते हैं और शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, तो दोनों को ऐसा बाहर से लगता जरूर है कि आप अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप समझते हैं कि आपकी बात स्पष्ट नहीं हो पाई, इसलिए आपके माथे का पसीना स्पष्ट बता देता है। तो ऐसा लगा जैसे वो बात जो प्रकट नहीं हो पाई, वह वक्ता से स्वयं ये कह रही हो शरारती बच्चे की तरह, आपका पसीना पहुंचते हुए देखकर आपसे कि अरे, आपने भाषा को ठीक से बरतना कभी नहीं सीखा, अर्थात कौन से शब्द का प्रयोग कहाँ करना चाहिए ये आपको समझ में नहीं आया। देखिए, यहाँ जो कवि कहना चाहता है वह यह है कि जो बात, जो भाव जितने सरल सहज शब्दों का प्रयोग करने से प्रभावशालीता के साथ स्पष्ट होता है, अगर आपने भाषा के प्रयोग में होशियारी दिखाई तो उसका सारा प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसका एक साधारण उदाहरण मैं बताता हूं। एक गीत की पंक्तियां हैं कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। ये इतना सरल, भाव बड़ा गंभीर है, लेकिन शब्द कितने सरल और सहज है कि एक अनपढ़ और अज्ञानी तक भी हृदय तक पहुंच जाते हैं। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। लेकिन अगर आप अपने विद्वता दिखाने की चक्कर में अगर इसमें ये कहो कि कुसुम तुम्हें प्रेषित है पत्र में, और कुसुम नहीं उरहे मेरा, अब बात तो वही है, अर्थ भी वही निकलेगा, लेकिन आप जो भाव प्रकट करना चाहते हैं शब्द बदल देने से सामने वाले तक, उसके हृदय तक आपकी बात पहुंचेगी ही नहीं, प्रभाव ही नहीं रहेगा, और आप सोचोगे कि हम तो बहुत बड़े कवि हो गए, है ना। इसलिए प्रत्येक बात जो कही जाती है, हर भाव और विचार के लिए शब्द नियत होता है, उसी का प्रयोग करना चाहिए। एक और साधारण सा उदाहरण मैं आपको बता देता हूं कि आपने थ्री इडियट्स पिक्चर देखी होगी, तो उसमें आमिर खान जब किताब लेने वापस जाता है तो प्रोफेसर उससे कहता है कि भाई क्या लेने आए हो, तो किताब की परिभाषा लंबी चौड़ी बोल देता है, ये नहीं बोलता है कि मैं किताब लेने आया हूँ। फिर लास्ट में वो बोलता है भाई कहना क्या चाहते हो, तो बोलता है सर किताब लेने आया हूँ। तो इतने लंबे चौड़े क्यों बोला, सिंपल बोलते थे ना आसान भाषा में। तो भाई वो बोलता है कि आसान भाषा में आपको मशीन की परिभाषा समझाई थी, लेकिन आपको पसंद नहीं आई। तो यही यही एक तरह से यहाँ कहने की बात कही है कि प्रत्येक बात को आसानी से हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आसान शब्द होते हैं। इसलिए आसान शब्द जो है, क्या कहना चाहिए कि भाव और विचारों के अनुकूल सरल सहज शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपको अलग से कोई अतिरिक्त विचार या अतिरिक्त मेहनत या अतिरिक्त प्रयास ही नहीं करना पड़े अपनी बात कहने के लिए। सहज तरीके से कहना चाहिए, तभी आपकी बात प्रभावशाली होगी। यही कवि यहाँ पर कहना चाहता है। चाहे आप अपनी बात किसी के लिए कहें या आप कविता की, साहित्य की रचना कहें, साहित्य और कविता वही प्रभावशाली होती है जो जन जन तक आसान भाषा में पहुंचाई जा सके।
यहाँ पर हमारी इस कविता की व्याख्या समाप्त होती है। इसके 2-3 प्रश्न फटाफट देख लेते हैं बच्चों। देखो, बहुत बढ़िया बात है इसमें। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? सीधा सा मतलब है, भाषा को सहूलियत से बरतने का मतलब है कि भाव और विचार के अनुकूल सरल सहज शब्दों का प्रयोग करना, है ना। जो शब्द जिस अर्थ को सरलता से प्रकट कर सकते हैं, उनके स्थान पर उनके पर्यायवाची और अन्य प्रकार के कठिन शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। यही इसका मतलब है। अगला प्रश्न है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती। कैसे? मैंने आपको अभी दोनों उदाहरण बताए हैं कि बात और भाषा आपस में जुड़े होते हैं। बात का जो करने का माध्यम है वो भाषा होती है, लेकिन भाषा शब्दों से बनती है। तो जिस प्रकार की बात या भाव या विचार कहने के लिए जिस प्रकार के आसान शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, भाषा में वही शब्द प्रयोग करना चाहिए। उन शब्दों के पर्यायवाची का प्रयोग करने में उत्कृष्टता लाने के लिए अलग से अतिरिक्त मेहनत करके भाषा तैयार जब की जाती है, तो फिर आप जो बात कहना चाहते हो भाषा के चक्कर में सरल तरीके से, सीधे तरीके से प्रकट नहीं होती, बल्कि समझना लोगों के द्वारा और कठिन हो जाता है। अगला है कि बात और कथ्य के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों और मुहावरे से मिलान करें। जैसे इसमें है, बात की चूड़ी मर जाना। बात की चूड़ी मरने का मतलब है बात का प्रभावहीन हो जाना, बात का पेच खोलना। पेच खोलने का मतलब इसमें बात का पेच खोलना, ये नीचे ही नीचे मिलेगा, इसका बात को सहज और स्पष्ट करना। बात की चूड़ी मर जाने का क्या तात्पर्य? बात का प्रभावहीन हो जाना। बात की पेंच खोलने का क्या मतलब? बात को सहज और स्पष्ट करना। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलने का सीधा मतलब बात का पकड़ में ना आना। जैसे बच्चा पकड़ में नहीं आता है, वैसे ही बात भी फिर पकड़ में अर्थ आपको नहीं आएगा। पेंच को कील की तरह ठोक देना। पेंच को कील की तरह ठोक देने का सीधा मतलब है बात में कसावट का नहीं होना, है ना। कील की तरह अगर पेंच को ठोक देंगे स्क्रू को, तो कसावट नहीं रहेगी, तो बात में भी प्रभाव नहीं रहेगा। और बात का बन जाना इसमें दिया ही है कि कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। तो बच्चों, यहाँ पर हमने आपके सारे प्रश्नों का समाधान कर दिया। आपको एक कविता समझाना कैसा लगा, तरीका कैसा लगा, प्रश्न के उत्तर समझ में आए या नहीं, क्या कोई कमी रही? आप निश्चित रूप से कमेंट्स बॉक्स में जाएं, जरूर अपना कमेंट्स लिखिए, ताकि हम और उत्साह के साथ आपको अगले 5 कविताएं, गद्य पद्य सभी अच्छी तरह से लेकर आए। आप पिछले जो मैंने 5 पढ़ाए हैं, उनमें उन पर जो आपकी प्रतिक्रिया आई वो उत्साहवर्धक है, और पर्याप्त होना चाहिए और अधिक होना चाहिए। इसके लिए ये भी जरूरी है आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि अपने आप तक अगला वीडियो पहुंच जाए। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।